साथियों नमस्कार। 1034 ईस्वी राजा भोज एक ऐसा राजा जो 72 कलाओं का ज्ञाता था, जिसने तक्षशिला और नालंदा की परंपरा को जिंदा रखने के लिए एक विश्वविद्यालय वहां पर बनवाया था, जहां मां सरस्वती की आराधना होती थी, जहां कालिदास जैसे विद्वान वहां पर पढ़ते थे। 700 साल बाद यानी कि आज ही के दिन 15 मई 2026 इंदौर हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जो इस भव्य इमारत को लेकर है। कोर्ट कहता है ये वाग्देवी मंदिर है, हिंदुओं की पूजा का स्थल है और हिंदुओं को यहाँ पूजा का अधिकार है। ये ऐसा ही इसका संरक्षण करेगी। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं है, ये भारत के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की परीक्षा है। ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर कानून की परीक्षा है और ये सब साबित करता है कि भारत की अदालतें कैसे सदियों पुराने मुद्दों को आधुनिक कानूनी ढांचे से भी सुलझा सकती हैं। तो साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आज हम समझेंगे भोजशाला केस की पूरी कहानी क्या है, कोर्ट के फैसले की कानूनी बारीकियां क्या है और ये आपके और हमारे लिए क्या मायने रखता है और क्यों मायने रखता है। चलिए साथियों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले समझिए कि ये जगह आखिरकार क्या थी। 1034 में परमार वंश के राजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था। ये कोई साधारण मंदिर नहीं था। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के रिकॉर्ड में इसे भोजशाला के नाम से दर्ज किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय जो था उस समय पर यहाँ पर चलाया जाता था इसी जगह पर। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल यज्ञकुंड भवन के बीच में और दीवारों पर देवी देवताओं की फोटो, पशु पक्षियों की मूर्तियां, सैकड़ों अलंकृत लाल स्तंभ। यहाँ मां वाग्देवी, जिसे सरस्वती का एक रूप माना जाता था, उसी की आराधना इस जगह पर होती थी। उदाहरण के लिए आप नालंदा विश्वविद्यालय को सोचिए, वहां भी एक विशालकाय पुस्तकालय हुआ करता था, वहां भी विद्वानों का जो था जमावड़ा हुआ करता था। भोजशाला भी उसी तर्ज पर थी। राजा भोज स्वयं एक बहुत बड़े विद्वान थे। 36 तरह की आयुध विज्ञान के वो ज्ञाता थे, 72 कलाओं के जानकार थे। उन्होंने धार को एक शैक्षणिक राजधानी के रूप में उस समय बना दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद मालवा में इस्लामिक राज्य की वहां पर स्थापना हो गई। 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने इस स्थान पर अपना कब्जा बिठा लिया था। एएसआई की रिपोर्ट और पुरातत्विक विभाग के जो साक्ष्य हैं वो ये बताते हैं कि ये मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था या एक हिंदू विश्वविद्यालय की संरचना को यहाँ पर बदला गया था। कुछ हिस्से इस मंदिर के जो है वो तोड़े गए थे और कुछ नए तत्व इसमें जोड़े गए थे। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण भी है। आपने कभी कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखी है? बिल्कुल देखी होगी। वहां भी एएसआई ने स्पष्ट कर दिया था कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसका निर्माण हुआ है। ऐसे ही सेम भोजशाला का मामला भी पुरातत्विक साक्ष्यों के आधार पर यह मामला टिका हुआ था और जिसका फैसला आ गया है और पूजा का हक मिल गया है। साथियों, अब आते हैं आधुनिक काल में, साल 1995। ये साथियों वो साल था जब इस विवाद को प्रशासनिक और कानूनी रूप दिया गया था। साल 2003 में एक समझौता हुआ था। हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर हिंदुओं को वहां पर पूजा करने की अनुमति थी और शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को वहां पर नमाज पढ़ने की अनुमति थी। लेकिन यह समझौता टिका नहीं। क्यों? क्योंकि जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती थी तो वहां पर तनाव पैदा हो जाता था और दोनों पक्ष अपने अपने धार्मिक अधिकारियों की वहां पर बात करने लगते थे और झगड़ने लगते थे। इसके बाद शुरू हुआ असली कानूनी संघर्ष। हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर करी। ये मूल रूप से मां वाग्देवी का मंदिर है। उन्होंने अपनी याचिका में ऐसा लिखा। मुस्लिम पक्ष का तर्क था कि ये कमाल मौलाना की मजार है और वहीं पर भी मस्जिद भी है, उन्हीं कमाल मौलाना की। अब यहाँ पर कानून की एक और बारीकी को समझने की जरूरत है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बनाए रखने का प्रावधान भी है। लेकिन इस एक्ट में एक अपवाद भी है। जो विवादित संरचनाएं एएसआई की नजर में पुरातत्विक रूप से मंदिर हैं या जिनका मूल चरित्र मंदिर है, वहां पर अलग कानूनी दृष्टिकोण जो है अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अयोध्या का राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है, वहां का मुद्दा है, आप उसको ले सकते हैं। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही अपना फैसला बनाया था। एएसआई ने स्पष्ट किया था कि नीचे एक गैर इस्लामिक संरचना मौजूद थी। भोजशाला में भी एएसआई के पुरातत्विक साक्ष्य जैसे कि मूल स्तंभों पर हिंदू मूर्तिकला, यज्ञकुंड के अवशेष और वाग्देवी की मूर्ति का ऐतिहासिक उल्लेख वहां पर दर्ज था और उसी को कोर्ट के सामने
सबूत के रूप में रखा भी गया था। अब बात करते हैं 15 मई 2026 को इंदौर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसे 5 बिंदुओं में आप समझ सकते हैं। पहला है कि भोजशाला को वाग्देवी मंदिर जो है माना गया है। कोर्ट ने एएसआई के पुरातात्विक साक्ष्यों को प्राथमिकता इस केस में सबसे ऊपर दी थी। दूसरा है हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया, यानी ये केवल पुरातात्विक स्थल नहीं रहेगा बल्कि एक जीवंत पूजा स्थल भी आज के बाद हो जाएगा। तीसरा है मस्जिद पक्ष को अलग से जमीन दी जाएगी। ये साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष को अपनी पूजा या नमाज के लिए जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार को करनी पड़ेगी वहां पर। और ये अयोध्या के जो फैसला हुआ था उसी की तर्ज पर आप ये समझो कि ये फैसला दिया गया है, जहां मस्जिद के लिए भी एक अयोध्या में भी अलग से जमीन दी गई थी। चौथा है भोजशाला का संरक्षण एएसआई को अब सौंप दिया गया है, यानी अब इसकी देखभाल, रखरखाव और पुरातात्विक अखंडता की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के ही वहां पर एएसआई की होगी। और पांचवा पॉइंट है कि कोर्ट ने सरकार को निर्देश दे दिया है कि भैया इंग्लैंड में जो वाग्देवी की प्रतिमा वहां पर वो चुरा के ले गए थे उसको वापस लाने की कार्रवाई को भी करा जाए। यहाँ साथियों एक और रोचक तथ्य है, मां वाग्देवी की मूर्ति कथित तौर पर 1035 में वहां पर स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में इसे चुरा कर जो है अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। साथियों ये जो 5वां बिंदु है ये बड़ा सिनेमैटिक सा है। सोचिए एक मूर्ति जो 700 साल से मतलब अपनी कंट्री से बाहर है और अदालत उसके बारे में कह रही है कि भैया उसे वापस लाया जाए। ये एक सिर्फ कानूनी निर्देश नहीं है बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनर्वसन का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया ये तो जो है बिल्कुल अयोध्या जैसा ही फैसला है। नहीं, वैसा नहीं है, ये फैसला थोड़ा सा अलग है। अयोध्या के सुप्रीम कोर्ट ने स्वामित्व का फैसला किया था कि जमीन किसकी है, मगर भोजशाला में इंदौर कोर्ट ने चरित्र का फैसला किया है कि इस इमारत का मूल चरित्र क्या था। इसका फैसला कोर्ट ने किया है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो कि आपके पास एक पुरानी हवेली है, 200 साल पुरानी हवेली, बाद में किसी ने उसमें कुछ कमरे जो हैं वो बदल दिए हैं, लेकिन जब एएसआई आकर उन कमरों को देखती है तो वो कहती है कि देखो भैया ये मूल रूप से तो जो है यहाँ पे मान लो मराठा थे तो मराठाओं की वास्तुकला है, इसके खंबे जो हैं, इसकी नींव है, इसकी छत है, सब मराठा टाइप की है, तो उस हवेली को जो है मराठाओं के रूप में संरक्षित कर दिया जाएगा। भोजशाला का फैसला भी इसी तर्ज पर आया है। दूसरा, इस फैसले में जो है कोर्ट ने फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। क्या अब सवाल आता है कि क्या एएसआई के पास इसके साक्ष्य मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। क्या मध्यकालीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है? बिल्कुल उल्लेख मिलता है। क्या मूल संरचना में हिंदू वास्तुकला के तत्व वहां पर थे? बिल्कुल थे, वहां पर वो तत्व मौजूद थे। तीसरा और सबसे अहम, कोर्ट ने दोनों पक्षों के धार्मिक अधिकारों को संतुलित करने की कोशिश करी है। हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को अलग से जमीन देने के लिए निर्देश कोर्ट ने साफ साफ दे दिए हैं। ये विन विन सिचुएशन इसको हम नहीं कह सकते, ये बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस इसको हम कह सकते हैं। साथियों अब एक और बड़ा सवाल, ये फैसला जो है वो भारतीय संस्कृति के लिए आज के दिन, आज की डेट क्या मायने रखता है? साथियों इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने मलेशिया का, इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर देखा है, वीडियो में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। वहां भी बौद्ध मंदिरों को बाद में अन्य उपयोग के लिए किसी और जो है जाति ने ले लिया था, लेकिन जब आधुनिक राष्ट्रों ने अपनी पहचान तलाशी, उन्होंने अपनी मूल विरासत को वहां पर बौद्धों ने स्थापित किया। भोजशाला का मामला भी बिल्कुल भारत की शैक्षणिक विरासत का मामला है। राजा भोज ने जो विश्वविद्यालय वहां पर बनवाया वो भारत के गुरुकुल से यूनिवर्सिटी तक के सफर का प्रतीक है, उसी को ये आगे लेकर जाएगी। जब ये ऐसा ही इसका संरक्षण करेगी तो ये केवल एक इमारत नहीं बचेगी, बल्कि ये एक संदेश जाएगा कि भैया भारत जो है अपनी ज्ञान परंपरा को हमेशा हमेशा याद रखता है, भारत कभी नहीं भुलाता है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी भी है। जब मैंने खबर ये आपको इसके बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि भैया लोग इसे जीत के रूप में जो है वो देख रहे हैं। दोस्तों ये जीत नहीं है, ये न्यायिक निर्णय है। अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया है। अगर हम इसे जीत या हार में बांटेंगे तो हम उसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, जिससे काफी देश जो है पीड़ित है और अपना देश भी पीड़ित है। तो साथियों अब क्या होगा, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा। तो अब ये होने वाला है, पहला तो ये है कि भैया मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये उनका जो है कानूनी अधिकार है और हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर
क्या कहता है। दूसरा होगा कि एमपी सरकार को एएसआई के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान वहां पर बनाना होगा कि उस मंदिर में पूजा कैसे होगी, वहां पर पर्यटन कैसे बढ़ेगा और कैसे वहां की पुरातात्विक जो अखंडता है वो बच पाएगी। और तीसरा पॉइंट है कि वाग्देवी की मूर्ति की वापसी की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। ये कूटनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल्चरल हेरिटेज रिपैट्रिएशन का जो है वो मामला वहां पर बन सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी है कि भैया धार में शांति व्यवस्था को बनाए रखना होगा। 12 लेयर की सुरक्षा इसलिए वहां पर थी कि कोर्ट जानता था कि इस फैसले के आने के बाद शायद वहां पर भावनाएं जो है भड़क सकती हैं, लेकिन असली परीक्षा जो है वो अब है। क्या हम एक जिम्मेदार समाज के रूप में इस फैसले को स्वीकार कर सकते हैं बिना हिंसा के, बिना उत्साह के, बिना उन्माद के में अपने आप को बदले हुए, क्योंकि फैसला जो है वो पूजा के हक में आ चुका है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक कहानी के साथ खत्म करना चाहता हूं। एक समय था जब धार जो है भारत का नालंदा कहा जाता था। राजा भोज के विश्वविद्यालय में दूर दूर से विद्वान पढ़ने के लिए आते थे। फिर वहां पर चुप्पी एकदम से जो है वो छा गई। सदियों तक वही चुप्पी रही और आज इंदौर हाईकोर्ट ने उस चुप्पी को तोड़ दिया है। लेकिन ये फैसला एक शर्त के साथ हुआ है कि हम इसे संस्कृति की जीत नहीं बल्कि कानून की जीत ही इसको मानेंगे। साथियों, हमारे संविधान ने जो है हमें एक उपकरण दिया है और उसका नाम है अदालत। अदालत ने सबूत देखे, इतिहास देखा, कानून देखा और फिर जाकर इस पर फैसला लिया। अब हमारी बारी है कि हम इस फैसले को किस तरीके से सम्मान दें, शांति बनाए रखें और धार के उस भव्य भोजशाला को देखने जाएं, नफरत के साथ नहीं बल्कि ज्ञान और आश्चर्य के साथ। क्योंकि राजा भोज ने ये मंदिर भी था और वो विश्वविद्यालय भी था, वो ज्ञान के लिए बनवाया था, नफरत के लिए बिल्कुल नहीं बनवाया था। और अगर आपको ये विश्लेषण साथियों मेरा पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लेकिन शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम जीत गए हैं, शेयर इसलिए कीजिएगा कि भैया जो हमारा कानून है वो अपना काम बिल्कुल सही करता है। मैं मिलता हूँ साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने कमेंट करना, जो साथी नए हैं सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर जरूर करना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद।